सभी व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय जिसमें भारत का परिवहन व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। और उससे रिलेटेड अगर कुछ थ्योरी रहेगा तो उन बिंदुओं को भी हम लोग समझेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो वो सभी हल हो पाए। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है, भारत की विश्व सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है। करा है जो विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली है उसमें से भारत का कौन सा स्थान आता है। द्वितीय स्थान आता है, तृतीय स्थान आता है, चतुर्थ स्थान आता है, प्रथम स्थान आता है। तो भारत का जो स्थान आता है वह द्वितीय स्थान आता है। पूरे विश्व की बात की जाए जो प्रथम स्थान पर आता है वह अमेरिका आता है। अमेरिका का जो सड़कों की लंबाई वहाँ पर पूरे बात की जाए तो वह 63 लाख किलोमीटर में वह विस्तृत है। और भारत पर वहीं 56.58 लाख किलोमीटर के साथ वह द्वितीय स्थान पर है। और तृतीय स्थान पर चीन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान द्वितीय स्थान है। जिसमें से आगे देखेंगे किस तरह से नेशनल हाईवे का योगदान है, राष्ट्रीय राज्यमार्ग का योगदान है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रामीण सड़कें तथा जिला सड़कें, इन सभी का किस किस तरह से कितना योगदान इन सभी सड़कों में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शंस में है 24.65 लाख किलोमीटर, 52.32 लाख किलोमीटर, 54.72 लाख किलोमीटर, 56.17 लाख किलोमीटर, यानी 56.17 लाख किलोमीटर। यही इसका क्या है, नवीनतम आंकड़ों। यह जो आंकड़ा है यह 16-17 के अनुसार यह जो आंकड़ा है वह जो बुक में दिया गया वो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जब लेटेस्ट डाटा आएगा तो आपको पता होगा कि इस सरकार में काफ़ी सड़कें का ग्रोथ हुआ है तो वह ज़्यादा ही रहेगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब हो जाएगा 56.18 लाख किलोमीटर है। और प्रथम स्थान पर अमेरिका था जो 63 लाख किलोमीटर के साथ प्रथम स्थान पर था। द्वितीय स्थान पर भारत था 56.8 लाख किलोमीटर के साथ 56.18। नेक्स्ट प्रश्न 3 में करा, भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। 20% है, 40% है, 60% है, 80% है। तो भारत में कुल यात्री परिवहन का जो सड़क परिवहन का योगदान है वह कितना है। यात्री परिवहन में से सड़क परिवहन का वह 80% योगदान है। 80 से ज़्यादा ही है, डाटा आप देखेंगे तो 84-85% मिलेगा। तो इन चारों प्रश्न में सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 80% हो जाएगा। अगर कुल माल का बात किया जाए तो वह 60% है और यातायात का 85% है जो सड़कों पर ले जाया जाता है। तो अगर यात्री परिवहन की जगह पर माल परिवहन हो जाता तो वहाँ पर वह अपना योगदान 60% देता है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कम लंबाई होते हुए भी जो भारत का परिवहन में वह 40% योगदान देता है, जो आगे आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 में करा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन से हैं। अब करा पक्की सड़कें। अब हम लोग समझेंगे कि भारत में जो सड़कें हैं वह किस तरह के कितने भागों में विभाजित किया गया, उन बिंदुओं को हम लोग समझेंगे। तो भारत में है जो सड़कें वह सड़कों का विभाजन वह 4 तरह से किया गया। पहला नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य के राजमार्ग, और तीसरा पक्की सड़कें जिसको हम लोग जिला सड़कें कहिए, और चौथा ग्रामीण सड़कें। तो इस तरह से 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से जो यह राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका पूरे सड़कों की लंबाई में जो योगदान है वह 2.05% है। और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय नहीं राज्यों के राजमार्ग का पूरे सड़कों की कुल लंबाई में जो योगदान है 3.13%, यानी 2.5% नेशनल हाईवे का और राज्यों के राजमार्ग का 3.13%। और बच गया कौन कौन, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क, इन दोनों को मिलाकर योगदान है 94.92%। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो वही करा पक्की सड़कों की लंबाई में भारत के अग्रणी राज्य, पक्की सड़क में जो अग्रणी राज्य हैं वह महाराष्ट्र है और तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन यही अगर प्रश्न पूछा जाता कि नेशनल हाईवे के अंतर्गत सड़कों का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लंबाई कहाँ है तो वह यूपी में है, तो वह भी आगे प्रश्न होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 में, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अब कह रहा सड़कों की कुल लंबाई, ऐसा नहीं है कि इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है या राज्यों के राजमार्ग पूछ रहा है, कुल लंबाई की बात की जा रही है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि कुल लंबाई में अगर बात की जाए सड़कों में से उसमें ग्रामीण और जिला सड़कें का सबसे ज़्यादा प्रतिशत है जो 94 पॉइंट समथिंग % के साथ
वह प्रथम स्थान पर है। उसमें ग्रामीण सड़कें और जिला सड़कें आ रही थी। तो और जो भी है पूरे सड़कें, यानी इसमें नेशनल हाईवे भी आ जाएगा और राज्यों के राजमार्ग भी आ जाएगा। तो प्रथम स्थान पर कौन होगा, वह हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा प्रथम स्थान पर। और द्वितीय स्थान पर कौन हो जाएगा, द्वितीय स्थान पर उड़ीसा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। यही इसका अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। अभी ऊपर के ऑप्शन में हम लोगों ने देखा था ना कि तमिलनाडु था, तो वहाँ तमिलनाडु हो गया था, उड़ीसा उत्तर प्रदेश था ही नहीं ऑप्शंस में। तो यही इसका अवरोही क्रम है, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 में करा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। करा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा तंत्र कहाँ विद्यमान है। अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत में सड़कों का विभाजन 4 प्रकार से किया गया। कौन कौन है, पहला है जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, दूसरा है जो राज्यों के राजमार्ग हैं, राज्य के द्वारा जो राजमार्ग है, और तीसरा है जिला सड़कें, और चौथा ग्रामीण सड़कें। इन तरह से 4 तरह से सड़कों का विभाजन किया गया। उसमें से प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र। उसमें से जो हम लोग नेशनल हाईवे देखे थे उसका सबसे बड़ा तंत्र जो था वह कहाँ विद्यमान है, वह यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका क्या है, लंबाई है। कितना लंबाई है, यह है 87 यानी 8,487 किलोमीटर। इतना लंबाई सबसे ज़्यादा यूपी में इसका क्या है, विद्यमान है। और द्वितीय स्थान पर जो सबसे बड़ा विद्यमान तंत्र में से द्वितीय स्थान पर राजस्थान का आता है। तो राजस्थान का कितना है, 7,906 किलोमीटर के साथ द्वितीय स्थान पर। और तृतीय स्थान पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये हो गया तृतीय स्थान पर, कितना के साथ, 74-70 के साथ, यानी 7,470 किलोमीटर के साथ ये द्वितीय स्थान पर है। और चतुर्थ स्थान पर है आंध्र प्रदेश जो ऑप्शन नंबर 1 में है। इसमें कितना 5598। तो यह ध्यान में रखना होगा डाटा, क्योंकि यह कम होते हुए भी सबसे ज़्यादा परिवहन में योगदान दे रहा है, माल ढुलाई में भी योगदान दे रहा है, जो आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 में, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितना है। अभी हम लोगों ने देखा था कि देश में जो सड़कों का विभाजन 4 तरीके से किया गया। कौन कौन है, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्यों के राजमार्ग, तीसरा जिला सड़कें और चौथा ग्रामीण सड़कें। तो उसमें से हम लोगों ने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो सड़कें हैं वो ग्रामीण और जिला को मिलाकर है, यानी जो अन्य सड़कें आप उसे कह सकते हैं। और सबसे कम योगदान है राष्ट्रीय राजमार्ग का, लेकिन कम होते हुए भी वह सबसे ज़्यादा परिवहन में अपना योगदान दे रहा है। तो वही करा कि राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितना है। अगर टोटल लंबाई की बात की जाए राष्ट्रीय मार्ग तो 1,15,530 किलोमीटर, ये सिर्फ नेशनल हाईवे का है। और अगर राज्यों के राजमार्ग की लंबाई पूछा जाए तो वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 1,76,166 किलोमीटर। क्योंकि आपको मालूम होगा सड़कों का विभाजन 4 तरीके से किया गया है। उन चारों में से पहला हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत उसकी लंबाई 1,15,000 और राज्यों के राजमार्ग में 1,76,000 और अन्य सड़कें जिसमें ग्रामीण और जिला सड़कें मौजूद है वह 53,26,000। ये आप लगभग डाटा ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न 8 में देखिएगा, देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है। करा सड़कों की कुल लंबाई में, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत में सड़कों का विभाजन 4 तरीके से किया गया है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, और दूसरा राज्यों के राजमार्ग, और तीसरा ये जिला सड़कें, और चौथा ग्रामीण सड़कें। तो राज्यों के जो सड़कें हैं, यानी राज्यों के राजमार्ग ना होकर जो क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं, उसका योगदान कितना है, 2.05% था। उसके बाद राज्यों के राजमार्ग का कितना योगदान था, 3.13%। और अन्य सड़कें जिसमें जिला और ग्रामीण सड़कें आ रहा था उसमें 94% इसका भाग था। तो ये इसका प्रश्न का सही जवाब है। तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा, देश की सड़कों में कुल लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग का हो जाएगा 2%। ऑप्शंस में अगर 2.05 रहता तो वह भी होता, लेकिन 2.05 नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 9 में करा राष्ट्रीय राजमार्ग के संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न करती है। करा राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना % यातायात संपन्न कराती। यही चर्चा इसकी हम लोग आगे किए थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो सड़कों का विभाजन में सबसे कम योगदान होते हुए भी प्रतिशत में वह सबसे ज़्यादा क्या करता है, जो परिवहन है सड़क परिवहन में अपना योगदान देता है। कितना देता है, वह 40% देता है। और यही
अगर व्यावसायिक इकाई की बात की जाए तो व्यावसायिक इकाई में जो भारत का जो स्थान है नेशनल हाईवे का, वह 8वां है, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है संपूर्ण देश की सड़क परिवहन में वह 40% अपना योगदान रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 10वें करा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस ऑप्शंस में तो ये क्या बोलता है, NH44 तो है नहीं, तो हो जाएगा NH7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि NH7 को ही बाद में उसे परिवर्तित कर NH44 कर दिया गया। तो आशा करते हैं न्यू डाटा आएगा तो उसमें ऑप्शंस में अगर NH44 हो तो वही होगा, क्योंकि NH44 की जो लंबाई बात की जाए वह 3745 किलोमीटर है। तो इसके 3745 किलोमीटर के साथ वह प्रथम स्थान पर है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है और यह लगभग 13 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण शहर भी हैं जो आगे देखने को मिलेगा, जिसमें विशाखापट्टनम हो गया, उसके बाद अजमेर हो गया, गया हो गया, बंगलोर हो गया, ये सभी आपको, सूरत हो गया, शहर भी आपको देखने को मिलेगा, जो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा NH7 हो जाएगा, क्योंकि NH7 को ही क्या कर दिया गया, बाद में उसे परिवर्तित कर NH44 किया गया, जिसे अभी हम लोगों ने देखा NH44 जो कहाँ है, वाराणसी से कन्याकुमारी से होते हुए वह गुजरात तक पहुँची है। तो अगर NH7 की बात की जाए तो NH7 था वह कितने राज्यों से गुजर रहा था? तो NH7 जो पहले था वह सबसे बड़ा तो वही था, लेकिन उसके बाद उसको सम्मिलित कर NH44 बनाया गया, जो 6 राज्यों से होकर गुजर रहा था। 6 राज्यों कौन कौन था? यूपी था, MP था, महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। हो सकता है प्रश्न आपको यह भी देखने को मिले कि NH7 जो है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा था ना, वो तो बाद में सम्मिलित कर क्या कर दिया गया, NH44 कर दिया गया। तो अभी NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग में जाना जाता है। अगर NH44 ना हो ऑप्शन में तो NH7 ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 में, देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा है सबसे छोटा? NH45 है, NH47 है, NH52 है, NH1 है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH47 है। क्यों है? क्योंकि यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, मात्र 6 किलोमीटर का लंबाई है इसका। यह एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह तक पहुंचाता है, इसलिए इसे सबसे छोटी राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 में है, 12 में कह रहा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हम लोग चर्चा किए कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है वह सबसे बड़े राजमार्गों के रूप में जाना जाता था। कब? जब उसे NH44 में सम्मिलित नहीं किया गया था तब। लेकिन हालांकि अभी के डाटा के अनुसार सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 हो जाएगा, जो 3745 किलोमीटर के साथ प्रथम स्थान पर है। अगर ऑप्शंस में वो नहीं हो तो NH7 ही होगा। तो हमारे अनुसार जहाँ तक हमें पता है तो 6 राज्यों से। अगर आपको इसमें कुछ लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकती हैं कि एक आध राज्य से और भी गुजरता है क्या। ऐसे तो कर्नाटक से गुजरता है, ये कर्नाटक, हाँ कर्नाटक से तो गुजरता है, यूपी हो गया, MP हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 6 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 13 में कह रहा है कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये चीज़ जानना होगा कुछ कुछ चीज़ जो है, कौन कौन कहाँ से NH राष्ट्रीय राजमार्ग जुड़ा हुआ है। तो कोलकाता से दिल्ली जाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वह कोलकाता से दिल्ली के लिए कौन है? वह NH2 है। NH2 जो कि 1490 किलोमीटर के साथ लंबाई पर है और यह दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। और एक और NH1 है जो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। तो इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे, NH1, NH2। तो दिल्ली कलकत्ता NH2 हो जाएगा, और NH1 जो दिल्ली और अमृतसर के बीच है, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, उसकी लंबाई 1226 किलोमीटर के है, 226 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 14 में, भारत में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए दूसरा NH5 है, NH2 है, NH7, NH6। देखिए ऐसे अगर अभी का डाटा का बात की जाए तो NH6 को उसको भी कन्वर्ट कर क्या कर दिया गया, NH27 कर दिया गया। तो NH27 है जो वही सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में आता है, जो लगभग 3000 समथिंग किलोमीटर के साथ वो दूसरे स्थान पर रह रहा है। तीन नहीं बोलिए, 3507 किलोमीटर है, 3507 किलोमीटर के साथ वो द्वितीय स्थान पर है। लेकिन NH27 की चर्चा ऑप्शंस में हुई नहीं है, तो वह NH6 हो जाएगा। NH6 जो क्या है, धुले से लेकर कलकत्ता तक है। NH6 धुले जो महाराष्ट्र में है वहीं से लेकर कलकत्ता को ये जोड़ती है। इसका जो लंबाई है यह 19,950
45, यानी NH7 के बाद यही आता है, अगर आप देखेंगे ना तो इसी का आता है NH6। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगर NH8 भी होता तो NH6 से तो ज़्यादा है NH8 की लंबाई, क्योंकि दिल्ली से मुंबई जोड़ता है ना। तो इस ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे आपको चूज करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, लेकिन हाल के डाटा की बात की जाए तो क्या हो गया, जो द्वितीय सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH27 हो गया है, जो कितना लंबाई के साथ द्वितीय स्थान पर है, 3507 किलोमीटर की लंबाई के साथ द्वितीय स्थान पर है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 में करा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम लिखिए। अब करा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई के अनुसार, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत में सड़कों का विभाजन वो 4 तरीके से किया गया है, जिसमें से प्रथम है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जाना जाता है, दूसरा राज्यों के राजमार्ग के रूप में जाना जाता है, और तीसरा जिला सड़क के रूप में जाना जाता है, और चौथा ग्रामीण सड़कों के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जो उत्तर प्रदेश था वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा था, कितना था, लगभग 84,000 यानी 8487 किलोमीटर, 8,487 किलोमीटर के साथ प्रथम स्थान पर था, और द्वितीय स्थान पर यूपी के बाद राजस्थान था जो 79 यानी 7906 7,906 किलोमीटर के साथ द्वितीय स्थान पर था। उसके बाद महाराष्ट्र था कितना, 7470 यानी 7,470 किलोमीटर के साथ तृतीय स्थान पर था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो क्या है अवरोही क्रम में है राष्ट्रीय राजमार्ग का, सबसे ज़्यादा यूपी में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट 16 में देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग एक निम्न में से किन किन नगरों के मध्य में है। अब बताइए, राष्ट्रीय राजमार्ग की चर्चा भी हम लोग किए थे कि NH जो 1 है वह दिल्ली और अमृतसर के बीच में है, जो 1226 किलोमीटर के साथ यह दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है, और दिल्ली कलकत्ता से कौन जोड़ता है, वह NH2 था, जो कितना लंबाई था, 1490। और उसके बाद दिल्ली मुंबई से भी कोई है तो बिल्कुल है, जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है वो कौन था, आगरा से मुंबई तो NH3 है, तो आप इसका जवाब दीजिए कि कौन सा NH है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 7 में ग्रांड ट्रंक सड़क है। अब देखिए ग्रांड ट्रंक, जिसे हम लोग GT रोड के नाम से जानते हैं, GT रोड, इसे शेरशाह सूरी रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर इसे ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी क्यों कहा जाता है, जिसकी चर्चा आगे होगी। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है वह क्या है, दिल्ली एवं अमृतसर एवं कोलकाता के बीच जाता है, क्योंकि ग्रांड ट्रंक रोड को NH1 और NH2 को क्या कर दिया गया, इसे सम्मिलित कर इसी को ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया गया। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो NH1 है वह दिल्ली से अमृतसर के बीच है, और NH2 है जो दिल्ली से कोलकाता के बीच है। तो अब उन दोनों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया, उसी का नामकरण किया गया है, तो वह अमृतसर से कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में इसे ग्रांड ट्रंक रोड क्यों कहा गया था। तो इसके लिए, इसे समझने के लिए हमें कुछ सदी पहले जाना होगा। बात है 16वीं शताब्दी की, जब दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी होते हैं, उस समय ये सड़कों पर विशेष ध्यान देते हैं। वही 1542 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया जाता है। हालांकि इसका निर्माण तो पहले ही था, लेकिन उसका जो मैक्सिमम और महत्तम जो देखभाल है उन्हीं के शासनकाल में इसको क्या किया जाता है। दूरी, उन्होंने जब इसका निर्माण करवाया तो दूरी मापने के लिए जगह जगह पर इन्होंने पत्थर लगवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, कौन, शेरशाह सूरी, और राहगीरों के लिए सराएं बनवाएं और तथा चुंगी की व्यवस्था की। इन सभी कारणों के कारण ये जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसे शेरशाह सूरी नाम दिया गया। हालांकि मुगलों ने और अंग्रेजों ने बहुत हद तक इसका बदलाव किया, लेकिन शेरशाह सूरी का योगदान अटल रहा है और सबसे ज़्यादा योगदान रहा। यह सिर्फ अभी तो दिल्ली और कलकत्ता अमृतसर की बात की जाए ना, पहले जब उसको उत्तर पथ भी कहा जाता था प्राचीन काल में मुगलों के टाइम में, तो सोचिए चंद्रगुप्त मौर्य जो 15 साल यहाँ रहा था वह भी इसके बारे में कहा था। यह मतलब सोचिए, कलकत्ता के पेशावर, कलकत्ता से यह पेशावर तक, अफगानिस्तान तक, वहाँ तक जाता था। तो ये है ग्रांड ट्रंक रोड का इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न 18 में देखेंगे, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया NH1 और NH2 को सम्मिलित कर दिया गया, तो ऑप्शन में NH1 और NH2 है नहीं, तो NH1 ही मारिए, पर्याप्त आंसर तो यही है। NH1 और NH2 को सम्मिलित कर उसे ग्रांड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी रोड का नामकरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 19 में कह रहा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा क्या है। अब इसे समझिए कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे क्या है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। क्या होता है कि
मतलब वर्ष तो ध्यान में नहीं है, लेकिन क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने उसके द्वारा क्या किया जाता है, NHDP की स्थापना की जाती है। NHDP बोले तो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे देखभाल करने के लिए तथा उसे क्या करने के लिए 4 या 6 लानों में चौड़ीकरण करने के लिए, वही किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा क्या किया जाता है, NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या क्या था, 3 चरणों में राष्ट्रीय राजमार्ग की गुणवत्ता में विकास करने तथा उसे 4 से 6 लाइनों में यानी 4 लाइन और 6 लाइन में चौड़ीकरण करने के कार्यक्रम शुरू किया जाता है। किसके द्वारा, NHDP के द्वारा। यह कौन इसको अथॉरिटी देता है, NHAI देता है। अब आइए कहानी स्टार्ट होता है अब। तो वही क्या होता है, NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, उसके दूसरे चरण में, प्रथम चरण में वो क्या है, प्रथम चरण में देखेंगे हम लोग किस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन चतुर्भुज परियोजना का निर्माण होता है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या था, यह वही परियोजना था जो अटल बिहारी का सपना था। उसी टाइम उन्हीं के शासनकाल में ये क्या कहता है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना चला जाता है। जब ये परियोजना स्टार्ट की जाती है उसमें विश्व के 7वें नंबर पर सबसे बड़े परियोजना के रूप में जाना जाता था, जो एक चतुर्भुजाकार टाइप से बनाया जाता था, दिल्ली को मुंबई से मुंबई को, चेन्नई से चेन्नई को कलकत्ता से, वो चर्चा आगे करेंगे। तो क्या होता है कि NHDP के द्वारा नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में क्या किया जाता है, इसके दूसरे चरण में ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सिलचर जो असम में है और इधर गुजरात को पोरबंदर से जोड़ने का काम किया जाता है। यानी कि उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर का निर्माण किया जाता है जोड़ने का, और इस उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम के गलियारे को जोड़ने के जो टोटल लंबाई होता है वह 7,656 किलोमीटर, यही इसका कुल लंबाई होता है। तो उसके बाद वही ये पूरब पश्चिम गलियारा एवं उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर, ये झांसी नामक एक स्थान है वहाँ पर एक दूसरे को काटती है। यह कौन कौन, पूरब से पश्चिम जो इधर हो गया और उत्तर से दक्षिण यही हो गया। इसी को हम लोग उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम गलियारा के रूप में जाने जाते हैं, जो एक दूसरे को कहाँ पर काटता है, यूपी के झांसी नामक एक स्थान है वहाँ पर यह काटता है। और यह जो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसकी किसके अंतर्गत ये चला जा रहा है, NHDP के द्वारा। यह भी ध्यान में रखेंगे। NHDP क्या है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो इसको कौन गठन करता है, इसको गठन करता है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे NHAI के द्वारा, उसी के अंतर्गत NHDP के अंतर्गत चलाया जाता है। तो उसी के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का निर्माण किया जाता है जो एक दूसरे को झांसी पर काटता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 20 में है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को खालिस्तान दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन है, नथुला है, जोजिला है, खैबर है, काकाकोरम है। तो चलिए, अगर ऑप्शन में दर्रा की चर्चा हुई तो थोड़ा हम लोग जान लेते। ये नाथुला दर्रा कहाँ, यह तो सिक्किम में है। जोजिला दर्रा कहाँ, यह वही जोजिला दर्रा है जिसमें एशिया का सबसे बड़ा, यानी इसको क्या बोलिएगा, बायलेटरल रोड का निर्माण किया गया, सुरंग का, है ना, डबल लेन का ये सुरंग है, जो शायद एशिया का मतलब कहिए पहला ही सुरंग आ रहा है, पहला या दूसरा ही होगा, ध्यान में आ जाएगा। खैबर दर्रा, ये खैबर दर्रा वही दर्रा है जिसके द्वारा क्या हुआ था, आर्यों ने भारत पर प्रवेश किया था। यही खैबर दर्रे के जो बोला जाता है उस टाइम का सबसे लंबा दर्रा, 50 किलोमीटर का लंबा ये दर्रा होता है, सबसे लंबे दर्रे के रूप में जाना जाता है। तो वही कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। अब हम लोग जानेंगे कि पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 1A को कहाँ से ये गुजरता है। तो 1A नेशनल हाईवे 1A जो है राजमार्ग, यह पंजाब हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर जाता है। पंजाब की बात की जाए तो जालंधर से मधेपुरा होकर वह जम्मू जाता है और फिर जम्मू से बनिहाल होते हुए श्रीनगर और श्रीनगर से बरमूला तक जाता है। तो वही प्रश्न पूछ रहा है। तो हम लोगों ने देख लिया कि 1A कहाँ, यह पंजाब से होते हुए, हिमाचल से होते हुए वह जम्मू कश्मीर को जाता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जालंधर से मधेपुरा होकर जम्मू तक, फिर जम्मू से बनिहाल होते हुए श्रीनगर और श्रीनगर से बरमूला तक। अब वही प्रश्न पूछ रहा है, लेह को खालिस्तान दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी तक जोड़ता है। अब देखिए, ये जोजिला दर्रा ही है जो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, कारगिल और लेह से जोड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि वह बनिहाल होते हुए श्रीनगर जाता है। तो लेह को कौन करता है, कारगिल, जो श्रीनगर को लेह, कारगिल और लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है।
और यह जो है यह दर्रा है जो शीतकालीन में अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है, जिसके कारण वर्ष भर के यातायात की सुगमता बनाए रखने के लिए मई 2018 में क्या किया गया, यहाँ पर लगभग 14.21 किलोमीटर, 14 मान के चलिए 14.1 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण किया गया है, जो इस जो क्या होगा मतलब पूर्ण होने के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल सुरंग होगा। हाँ वही कह रहे थे, दूसरा होगा, पहला नहीं, दूसरा है बाई डायरेक्शनल सुरंग, है ना। तो ध्यान में रखेंगे जोजिला दर्रा होएगा। तो अगर आप दर्रे से रिलेटेड भी हम लोगों ने इसका क्लास ले लिया, अगर वहाँ पे भी जाएंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐसे तो हम ऑप्शंस में जो था चर्चा कर ही दिए। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। आइए यही इसी का चर्चा भी हम लोग किए थे कि जब NHAI के द्वारा क्या किया जाता है, NHDP के अंतर्गत NHAI क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने क्या कर NHAI ने क्या करता है, वह NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय राजमार्ग को 3 चरणों में उसके गुणवत्ता में सुधार करने और 4 से 6 लाइन में चौड़ीकरण करने का कार्यक्रम शुरू करता है। तो वही NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण में क्या क्या था, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का स्टार्ट किया जाता है। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी और 6 लेन वाली सघनता यातायात गलियारे का निर्माण किया था। नहीं 6 लाइन, 4 लाइन 2 लाइन होता है ना, वो 6 लाइन इस तरह से उसको चौड़ीकरण करने और उसको क्या करने, उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए फर्स्ट NHDP के पहले चरण में क्या किया जाता है, देश के 4 विशाल महानगर, कौन कौन महानगर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता। तो इस तरह से एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा गया है, क्योंकि यह देश के 4 विशालतम महानगरों को जोड़ता है। तो इसी के तहत क्या किया गया है, इसको बनाया गया है, जिसमें से प्रस्तावित तो 5,600 किलोमीटर था, लेकिन परियोजना का तो 2005 में ही पूरा होना था, लेकिन यह 2011 तक 5,831 किलोमीटर की लंबी सड़क के साथ यह बनाया जा चुका है और इसका समझिए 99% कार्य पूरा हो चुका है। तो ध्यान में रखिएगा, यह किसके समय में यह स्वर्णिम चतुर्भुज आया था, यह अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, उन्हीं के शासनकाल में इसका शुरुआत किया गया था, स्टार्ट किया गया था, जब वही 99 में इनकी सरकार बनती है उसके बाद। नेक्स्ट 22 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है। अब देखिए यह प्रश्न क्यों पूछा गया NH2 पर स्थित नहीं, क्योंकि NH2 बिहार से होते हुए जो गुजरता है और ये BPSC में पूछा गया है। तो वह औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया इन सभी स्थानों से होकर गुजरता है, लेकिन वो पटना से नहीं गुजरता। तो और भी कौन से ऐसे हैं जगह जहाँ से होकर गुजरता, थोड़ा वो भी ध्यान रखो। तो बिहार के ही है, जैसे देहरी हो गया, मिदनपुर हो गया, दोभी हो गया, बारी चट्टा हो गया, ये सभी बिहार के अन्य क्षेत्र हैं जहाँ से वे होकर गुजरता है। तो ध्यान में रखिएगा, पटना से नहीं होकर गुजरता है NH2 कहाँ, ये कहाँ, यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 1490 किलोमीटर थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 23 में, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश के सड़क आधार संरचना के लिए सृजित किए जा रहे गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। अब बताइए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पहले चरण में क्या किया जाता है कि 5,886 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली उच्च संगता यातायात गलियारे सम्मिलित किया जाता है, जिसमें से इसे स्वर्णिम चतुर्भुज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश के 4 विशालतम महानगरों को जोड़ने का इसमें प्रस्ताव होता है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो देखिए एक तरह से चतुर्भुज बनाता है, इसलिए इसका नामकरण गोल्डन चतुर्भुज के नाम से आना जाता है। ये प्रमुख नगरों से होकर गुजरता है, जिसमें अजमेर, अहमदाबाद और गया, और भी बात की जाए विशाखापट्टनम हो गया, अहमदाबाद तो हो ही गया, विजयवाड़ा, बंगलुरु, पुणे, कानपुर, इन सभी से होकर गुजरता है, लेकिन वह जबलपुर से नहीं होकर गुजरता है। तो ध्यान में रखिएगा, जबलपुर जो MP में है, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, कहाँ से नहीं होकर गुजरता हुआ, जबलपुर से। कहाँ से, विशाखापट्टनम से, ऑप्शन में नहीं, अजमेर से भी, गया से भी, पुणे से भी, बंगलोर से भी। ये चर्चित जगह है जो आपको याद ही होगा, तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये सभी जो जगह हैं, नहर हैं, प्रसिद्ध नगर हैं, प्रसिद्ध नगर जहाँ से होकर वो गुजरती है। 24 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। कौन है उत्तर दक्षिण से, यानी उत्तर इधर और दक्षिण इधर, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये कॉरिडोर है जो क्या उत्तर दक्षिण
कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी कौन है? वही NH44 जो NH7 था, जो बाद में उसे सम्मिलित कर दिया गया NH44 में, जो पहले तो उसमें 6 राज्य था, लेकिन जुड़ने के बाद कितना हो गया? शायद 7 क्या 11 है, 11 राज्य है शायद, एक बार आप देख लीजिएगा तो हो जाएगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी जो उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 25 में करा पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्राय क्या होता है? अगर हाल ही में अभी देखेंगे, जब बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ था तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन देखने को मिला था, जिसमें बहुत सारे कुछ, एक हाल ही में जो लेटेस्ट था, एक डॉक्टर कपल गया था, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारे ऐसे जो हैं क्या हो गए, रास्ता अवरुद्ध हो गया, पुल बना हुआ था जो सदियों से, अंग्रेजों के टाइम से भी पुल था, वो नष्ट हो गया, यही भूस्खलन के कारण। तो मेन सबसे बड़ा रीजन होता है पर्वतीय क्षेत्र में सड़क अवरुद्ध होने का भूस्खलन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 26 में, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पाँचवीं है? तो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है वह चौथे स्थान पर है। और अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई, अगर व्यावसायिक इकाई में इसका योगदान पूरे वर्ल्ड में है तो कितना है? वह 8वें नंबर पर है। तो इस तरह से भारतीय नेटवर्क, विश्व में भारतीय नेटवर्क की स्थिति चौथी है। नेक्स्ट देखेंगे 27 में, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए, ऐसा बात की जाए रेलवे तंत्र के बारे में बात की जाए तो भारत में पूछ रहा, तो आपको मालूम होगा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को क्या किया जाता है? बम्बई से थाने के बीच यह रेलवे चलाई जाती है ना, जिसमें 34 किलोमीटर वो दूरी तय करता है, जिसमें 400 व्यक्तियों को वो लेकर चलता है और वह ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाया जाता है। और अगर सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में बात की जाए कि किस तरह से रेलवे का आविष्कार आया, तो थोड़ा हम लोग इसे समझ लेते हैं। अगर रेलवे की बात की जाए तो सबसे पहले इंजन का जो आविष्कार है वह 1769 ईस्वी में जेम्स वाट के द्वारा किया जाता है, 1769 ईस्वी में इंजन का। उसके बाद क्या किया जाता है? जॉर्ज स्टीफन के द्वारा जो है रेलवे, ये भाप इंजन है ना, भाप इंजन को यानी वाष्प चलित इंजन को 1814 ईस्वी में बनाया जाता है। वही जॉर्ज स्टीफन के द्वारा जब 1814 में बनाया जाता है, उसके बाद इंग्लैंड में ही सबसे पहला रेलगाड़ी चलाया जाता है। कहाँ के? आर्कटन और डार्लिस्टन के मध्य में चलाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे इन चीज़ों को, प्रश्न पूछता है तो नॉलेज क्रिएटिव से ध्यान में रखेंगे कैसे कैसे उसका विकास हुआ। हालांकि भारत में आगे हम आपको चर्चा करेंगे, कभी प्रश्न आएगा तो देखिए, ये तो मतलब कहने का मतलब एक इससे पहले जो भारत में 1853 से पहले भी स्टार्ट हो चुका था। आप देखेंगे कि ये देखिए ना, ध्यान में नहीं आ रहा, 1832 ईस्वी में जो रोड बनाने के लिए उस समय जो ये इसका ज़रूरत था एस्क का, तो कुछ दूरी के लिए उसका उपयोग वहाँ पे किया गया था। चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 में, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन हुआ 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, और रेलवे लाइन बिछाने का काम वही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो अपना शासनकाल 1848 से 56 के बीच में रखता है। तो इन्हीं के शासनकाल में रेलवे लाइन को भी बिछाया गया और प्रारंभ रेलवे 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट भी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 29 में, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पोरबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच कब चलाई गई? अभी चर्चा किए थे कि भारतीय रेलवे सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वही पोरबंदर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी 16 अप्रैल 1953 को चलाई जाती है, जो 400 व्यक्तियों को लेकर चलता है। यह ब्रॉडगेज पर चलाई जाती है। उससे पहले हम लोगों ने यह भी साथ में बात किया कि पूरे वर्ल्ड में बात की जाए कि किस तरह से रेलवे का आविष्कार हुआ, भाप इंजन किस तरह से बना, तो हम लोगों ने देखा कि 1769 ईस्वी में सबसे पहले क्या किया जाता है? ये जेम्स वाट के द्वारा इंजन का आविष्कार किया जाता है। ठीक उसके कुछ समय बाद 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफन के द्वारा वाष्प चलित प्रथम रेलवे इंजन बनाया जाता है, और उसके कुछ समय बाद 1825 ईस्वी में क्या होता है? उत्तरी इंग्लैंड में कहाँ से कहाँ के बीच? आर्कटन और डार्लिंगटन के बीच वही चलाई जाती है। उसके बाद फिर भारत में भी आगमन होता है 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मुगलसराय ऑप्शन है, खड़गपुर है, हावड़ा। तो उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर है जो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, लगभग इसका कितना मीटर है? ये 13 है, या हाँ 13 ही होना चाहिए,
1366, हाँ 1366 मीटर के साथ ये प्रथम स्थान पर है। और इसके अलावा द्वितीय स्थान पर है, वह भी ध्यान में रखिएगा, द्वितीय स्थान पर केरल में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है कोल्लम करके नाम है, ध्यान में रखिएगा। कोल्लम जंक्शन है जो 1180 मीटर के साथ द्वितीय स्थान पर है। हालांकि आपको एक नॉलेज की दृष्टि से हम आपको बता दें कि लेटेस्ट न्यूज़ कि एक अभी और भारत में बनने जा रहा है जो इस गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, वो कर्नाटक के हुबली भी रेलवे स्टेशन पर है, वो अभी उसका निर्माणाधीन है, बन रहा है। उससे इसकी लंबाई ज़्यादा है, लगभग उसका 1400 प्रस्तावित लंबाई बताया जा रहा है। तो प्रश्न में आएगा तो गोरखपुर ही मारना है, क्योंकि अभी वो ऑफिशियली डाटा आया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 31 में, कोंकण रेलवे जोड़ता है। कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ जोड़ता है? मुंबई से मंडा, रोह से मंगलूर और मंगलूर से कोची और मुंबई से थाने। तो आइए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कोंकण रेलवे कब और किन परिस्थितियों में इसका विकास किया जाता है। वर्ष 1998 ईस्वी में क्या होता है? कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। वह क्या होता है? 760 किलोमीटर लंबाई का रेलमार्ग रोहा जो महाराष्ट्र का एक जगह है, वहाँ से कर्नाटक का स्थान एक है मंगलूर, वहाँ के बीच यह चलाया जाता है कोंकण रेलवे। जब यह रेलवे का चलाया जाता है तो जिसके कारण कर्नाटक, गोवा और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के बीच को, मतलब इन तीनों को क्या हो जाता है? केरल से दूरी अत्यधिक कम हो जाती है। किसका? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के बीच की दूरी अत्यधिक कम हो जाती है इस कोंकण रेलवे का निर्माण करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद। तो वही रोहा हो जाएगा। रोहा कहाँ है? रोहा है मंगलोर में, ये महाराष्ट्र में, और मंगलुरु है ये कर्नाटक में। तो यहीं से ही पहला चलाया जाता है कोंकण रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? अब देखिए करा पूर्वोत्तर में सिक्किम में है, मिजोरम में है, नागालैंड ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी इसका रेल मार्ग नहीं चलाया गया। हालांकि बात चल रही है, और मिजोरम में भी तो बहुत हद तक सरकार का प्रयास रहा है। जैसे 2014 का बात की जाए तो भैरोबी से लेके शिलांग तक रेल मार्ग जोड़ा गया है। फिर और भी बात की जाए, त्रिपुरा में भी है ही है, अगरतला से खौरा के बीच है, तो नागालैंड में भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 33 में, देश का सबसे तेज चलने वाला रेलगाड़ी कौन सा है? राजधानी है, गतिमान है, जनशताब्दी एक्सप्रेस है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसे। वह कौन सा है? वह है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस क्या है कि यह सबसे पहले 2016 को भारत, कब? 2016 में 5 अप्रैल शायद होता है, 2016 को भारत पहली बार दिल्ली के जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होता है वहाँ से आगरा के बीच 160 किलोमीटर पर आवर घंटे से क्या करता है? रेलगाड़ी चलाया जाता है। और इसके साथ ही यह गतिमान एक्सप्रेस क्या हो जाता है? भारत का सबसे तेज़ चलने वाले रेलगाड़ी। हालांकि आगरा के बाद पटरी उतना उस लायक होता नहीं है, तो वो 130 के चलाया जाता है, तो औसत वही 133 है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस हो जाएगा। हालांकि अभी लेटेस्ट में बात की जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, वो उसका जिसका मैक्सिमम 180 किलोमीटर पर आवर है, तो ऑप्शंस में तो है नहीं, तो गतिमान एक्सप्रेस ही मारेंगे। जानकारी के लिए वह भी ध्यान रखिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस 180 है, लेकिन अभी उसका एवरेज स्पीड 130-33 के बीच में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 34 में, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर रेलगाड़ी दक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में किया गया? अब देखिए ये दक्कन ओडिसी है क्या, तो आपको समझना होगा क्या होता है। अभी से नहीं, प्राचीन पहले से ही, जब अंग्रेजों का शासन हो उस समय से ही पर्यटन आधारित कुछ ट्रेनें चला जाते हैं। तो सिर्फ ये उसी में से दक्कन ओडिसी, ऐसा नहीं दक्कन ओडिसी देख के तुरंत उड़ीसा मार दिया, ऑप्शन में तो रहेगा ही रहेगा। तो ये सभी पर्यटन आधारित ट्रेनें हैं। इनके अलावा दक्कन ओडिसी के अलावा और भी है, जैसे रॉयल राजस्थान, पैलेस ऑन व्हील्स सबसे पहला यही है स्टीम इंजन के द्वारा जो चलाया गया था राजस्थान का, कौन? पैलेस ऑन व्हील्स। ये सब पर्यटन आधारित हैं। गोल्डन चैरिटी है, फेयर क्वीन है, ये सभी है। तो उसी में से एक दक्कन ओडिसी है जो 1997 ईस्वी में चलाया जाता है। नहीं 1997 में तो फेरी क्वीन चलाया जाता है। तो दक्कन ओडिसी 2004 में इसका प्रारंभ होता है। 21 कोच के साथ यह प्रारंभ होता है। यह महाराष्ट्र से इसका स्टार्ट किया जाता है। महाराष्ट्र से गोवा के बीच इस ट्रेन में आधुनिक जीवन शैली की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। तो दक्कन ओडिसी क्या है? यह पर्यटन आधारित है जो 2004 में कहाँ से? महाराष्ट्र से स्टार्ट हो गया, गोवा तक चलता है। नेक्स्ट देखिएगा 35 में,
35 में कह रहा है कि भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करता है? विवेक एक्सप्रेस, कोच्चि गुवाहाटी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है जो डिब्रूगढ़, आसाम के डिब्रूगढ़ से होते हुए कन्याकुमारी तमिलनाडु तक यह 4286 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इससे पहले जो था वह हिमसागर एक्सप्रेस था, जो क्या था, वह कहाँ से था, वह जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक 3726 किलोमीटर के साथ द्वितीय स्थान पर था। लेकिन अभी विवेक है जो उससे ज़्यादा है, जो असम होते हुए, डिब्रूगढ़ होते हुए, पूरा उत्तर भारत को क्रॉस करते हुए दक्षिण भारत में पहुंचता है, जो 4000 है। द्वितीय स्थान पर कौन है? हिमसागर एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 36 में करा, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? वह है समझौता एक्सप्रेस है। आइए हम लोग इसे समझते हैं। यह समझौता एक्सप्रेस कब और किन परिस्थितियों में स्टार्ट किया जाता है? समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत 1971 ईस्वी में शिमला समझौते के बाद से होता है। भारत पाक युद्ध जब होता है तो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होते हैं और उधर होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो होते हैं, उन्हीं के बीच में शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता वही होता है, ये युद्ध के बाद होता है, जिसमें क्या होता है आपको मालूम होगा कि पाकिस्तानी सेना को समर्पण करना पड़ता है। उसी बीच में ये दोनों के, इंदिरा गांधी और अली जुल्फिकार के बीच समझौता होता है। और बंटवारे, आपको मालूम होना चाहिए कि बंटवारे से पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा थी। लेकिन जब 1965 ईस्वी में, वही जिसके लिए समझौता होता है 1971 में, 1965 ईस्वी में जब भारत पाक युद्ध होता है तो उस दौरान सेना के जवानों ने रेल की पटरियों को उखाड़ दी थी। फिर उसके बाद 22 जुलाई 1976 ईस्वी को अटारी से लाहौर के बीच यह समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत किया जाने का फैसला किया जाता है। वही स्टार्टिंग में तो हर रोज़ चलाया जाता है, लेकिन 1994 के बाद वह हफ्ते में 2 दिन कर दिया जाता है। और आपको तत्काल मालूम होगा कि अभी जो सरकार है उन्होंने यह घोषणा कर दिया है, किसके बाद? जैसे ही जम्मू कश्मीर जब केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया तो जो ये एक्सप्रेस था उसको रोक दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक हमारी सरकार रहेगी, हम रेलवे मंत्री रहेंगे, अभी कोई ट्रेन नहीं चलेगा भारत और इंडिया के बीच। तो अभी रुका हुआ है, ये करेंट का न्यूज़ है। तो समझौता एक्सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 37 में, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग, अभी हम लोग चर्चा किए थे, ये वही कोंकण रेल मार्ग है जो 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जो रोहा, यानी रोहा जो महाराष्ट्र में था, रोहा से मंगलूर कहाँ? कर्नाटक को जोड़ता है, जिससे महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा से केरल के बीच की दूरी अत्यधिक कम हो गई। तो यह पश्चिमी घाट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा था ना, पश्चिमी घाट क्या है? यह पश्चिमी घाट वही है जो क्या होता है, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, ये सभी जो क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 38 में, कोंकण रेलमार्ग की कुल लंबाई क्या है? कोंकण रेलमार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेलमार्ग कहाँ से कहाँ? रोहा, जो रोहा कहाँ है? रोहा ये मंगलूर, रोहा महाराष्ट्र, मंगलूर नहीं, रोहा से मंगलूर, जो रोहा तो महाराष्ट्र में और मंगलूर है वह कर्नाटक में, उसके बीच में चला गया था, जिसके चलाने से क्या हो गया? कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र और केरल के बीच की दूरी अत्यधिक कम हो गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 39 में, कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? देखिए अभी इसकी चर्चा की। कोंकण रेल मार्ग जो 760 किलोमीटर लंबी है, जो रोहा से मंगलुरु के बीच चलाया गया था। रोहा कहाँ है? और रोहा हो गया महाराष्ट्र में और मंगलुरु हो गया कर्नाटक में। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तो इससे क्या हो गया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल के बीच की दूरी अत्यधिक कम हो गई। ये तो पहले काफ़ी डिस्टेंस होता था। 40 में देखिएगा, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? तो कुल लंबाई का 37% विद्युतीकृत किया गया। हालांकि लेटेस्ट डाटा जो है, जो इसका ब्रॉड गेज है, वह लगभग 66% विद्युतीकृत हो गया। वो पीयूष गोयल का जो घोषणा था उसमें आया हुआ था डाटा PIB में। तो ब्रॉड गेज में, अगर ब्रॉड गेज में जाए तो वह 86% हो गया। भारत में 3 प्रकार की लाइनें हैं ना, ब्रॉड गेज है, फिर मीटर गेज है, फिर नैरो गेज है, उसकी चर्चा आगे भी होगी। 41 में कह रहा है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शंस में 17 है, लेकिन लेटेस्ट डाटा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब आपके माइंड में उठा हुआ कि ये 18वां कौन है, तो यह जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। जो 18वां है वह क्या है? वह 2017 जुलाई 2019 को इसे दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को जोड़ा गया। जो वही दक्षिण तटीय रेलवे मंडल है, इस रेलवे मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम है, तो ध्यान में रखिएगा।
तो क्या हो जाएगा, 17 तो सही है लेकिन 18 हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे जिसे SWR यानी दक्षिण ये हो गया, पश्चिम दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ, ये हुबली में है। हुबली कहाँ है, हुबली ये कहाँ होगा, इसका जवाब आप हमें दीजिए, हुबली कहाँ है। महाराष्ट्र में ही होगा, महाराष्ट्र होगा, हाँ एक बार देख लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। इसके अंतर्गत में जो इसके जो ये आते हैं रेलवे मंडल कौन कौन आता है, हुबली आएगा, बंगलुरु आएगा, मैसूर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 43 में, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये पूर्व मध्य रेलवे, अब बताइए पूर्व मध्य रेलवे है, इसका मुख्यालय ये हाजीपुर है। तो आपको ये मालूम होगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ, ये हाजीपुर। इसके अंदर कौन कौन रेलवे मंडल आता है, दानापुर आता है, धनबाद आता है, मुगलसराय, समस्तीपुर, सोनपुर, ये सभी रेलवे मंडल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 44 में, रेलवे ने नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय है, यही वो 17वां जो था ना उसका कह रहा है कि नवगठित, 18वां नहीं है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय, तो उत्तर पश्चिम जो नवगठित था वह जयपुर में यह इसका बनाया गया था। और 18वां कौन है, 18वां दक्षिण तटीय रेलवे है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है, वह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग, देखिए रेल मार्ग नहीं लिखना चाहिए, मतलब कितने प्रकार के ब्रॉड गेज हैं, कितने प्रकार, तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन है, पहला है जिसे हम लोग बड़ी लाइन कहते हैं ब्रॉड गेज के, इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा मीटर लाइन हम लोग बोलते हैं, मीटर लाइन के बीच पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होता है। और तीसरा होता है नैरो गेज, है ना, छोटी लाइन इसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके बीच की दूरी होता है 0.762 मीटर से 0.610 मीटर के बीच में होता है। तो यही 3 होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपको ऑप्शंस में बड़ी लाइन ना देकर ब्रॉड गैरेज ही दे देगा, तो आपको इस चीज़ को भी इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान में रखना होगा ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए 46 में करा, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। अब बताइए रेल पथ के ब्रॉड गेज की, अभी हम लोग चौथा बात किए थे ना कि जो रेल पथ होता है वह 3 प्रकार की उसमें पटरियों का होता है, एक ब्रॉड गेज होता है, एक मीटर गेज होता है और एक नैरो गेज होता है। ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की लंबाई 1.676 होता है, और जो मीटर गेज होता है उसमें 1 मीटर होता है, और नैरो गेज होता है जो 0.676 से लेकर 676 बोल दिए ना, 76 हो जाएगा, 0.762 से लेकर 0.610 होता है ये नैरो गेज का। तो ऑप्शन में पूछ रहा है ब्रॉड का, तो ब्रॉड का 1.676, अगर मिडिल का पूछता तो एक, नैरो का पूछता तो हमने बताया क्या 0.672 से 0.610। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 47, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चलाई गई। देखिए भारत में अगर प्रथम विद्युत ट्रेन की बात की जाए तो वही 1925 ईस्वी में प्रथम विद्युत ट्रेन चलाया जाता है। यह कहाँ चलाया जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए, बम्बई के वीटी से कुर्ला के बीच में चलाया जाता है। वीटी से कुर्ला के बीच में प्रथम रेलवे इंजन 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चलाया जाता है। और आपको मालूम होगा इसके ठीक 1 वर्ष बाद ही रेलवे को आम बजट से अलग किया गया था, और रेलवे का अलग बजट प्रस्तुत होने लगा, वो अभी तक होता है। और इसके बाद हेरिटेज ट्रेन भी लाया गया, वह भी आपको ध्यान होगा। पहली हेरिटेज ट्रेन कौन चलाया गया, वह फेरिक्यून चलाया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। फेरिक्यून कब, वह 1892 से पहले समझिए 1897 के आसपास में, उससे पहले फेरिक्यून, हाँ टॉल्स्टॉय था, वह 1885 में। तो आज के लिए इतना ही। तो अब एक प्रश्न और है, उसे थोड़ा सा देख लीजिए। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी है, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन सी है। अब देखिए, और प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी डक्कन क्यून, फेरिक्यून, नाइट क्यून, अब हेवन क्यून। अभी फेरिक्यून तो अभी हम लोग चर्चा किए ना कि जो फेरिक्यून था पर्यटन आधारित था। यहाँ पूछ रहा है क्या कि विद्युत संचालित, और एक डेक्कन ओडिसी भी था, डेक्कन ओडिसी वह भी पर्यटन था। तो यहाँ पर डक्कन क्या है, डक्कन क्वीन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यही डक्कन क्वीन है, जो प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सजेशन दें। तब तक को हमारी क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।